The last lecture book. An injured lion still wants to roar. बहुत से प्रोफेसर द लास्ट लेक्चर के बारे में बात करते हैं। शायद आपने भी ऐसा कोई लेक्चर अटेंड किया हो जब तक ऑर्गेनाइजर्स मुझसे पूछने के लिए आए। उन्होंने अपनी सीरीज का नाम चेंज करके जर्नीज रख लिया था, जिसमें प्रोफेसर्स को उनकी पर्सनल और प्रोफेशन जर्नीज का रिफ्लेक्शन ऑफर करने को बोला गया। उस टाइम तक मेरा पैनक्रियाटिक कैंसर कंफर्म्ड हो चुका था और अपने ट्रीटमेंट पीरियड के दौरान मैं पूरी तरह ऑप्टिमिस्टिक था, लेकिन फिर मुझे एक न्यूज मिली। मेरी मोस्ट रीसेंट ट्रीटमेंट फेल हो गई थी। अब मेरे पास कुछ ही मंथ्स बचे थे। मुझे लगा कि अब मुझे लेक्चर कैंसिल करना पड़ेगा कि अचानक मुझे कई चीजें याद आ गई थी। लेकिन मैंने अपनी वाइफ जय से कहा कि मैं ये लेक्चर करना चाहता हूँ, लेकिन वो मान नहीं रही थी। वो चाहती थी कि मैं अपना लास्ट टाइम उसके और बच्चों के साथ स्पेंड करूं। एक और चीज जय को अपसेट कर रही थी कि ये लेक्चर उसके 41वें बर्थडे के ठीक एक दिन पहले था और मुझे जय को उसके बर्थडे वाले दिन छोड़कर जाना काफी पेनफुल लग रहा था। फिर भी इस लेक्चर को अटेंड करने का ख्याल मेरे दिल से गया नहीं। फाइनली मैंने उसे कन्विंस किया कि ये लेक्चर मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। मैं न सिर्फ लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, बल्कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा था जो मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे याद कर सके। फाइनली जय ने ग्रीन लाइट दे दी और मैं आने वाले चैलेंजेस के बारे में सोचने लगा। मुझे इस बात पे तो पूरा यकीन था कि इस लेक्चर में अपने कैंसर पर फोकस नहीं करूंगा। हो सकता है कि कई लोग यंग एज में मरने के बारे में सवाल पूछे, लेकिन मैं लाइफ के बारे में बात करना चाहता था। एक सवाल मेरे मन में था, व्हाट डू आई ट्रूली हैव टू ऑफर? और जब मैं वेटिंग रूम में था तो अचानक जैसे मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी यूनिकनेस मेरे ड्रीम्स में छुपी है, जो मैंने अपने 46 साल की एज तक देखे। और मैंने अपने लेक्चर का ये टाइटल भी सोच लिया था, रियली अचीविंग योर चाइल्डहुड ड्रीम्स। द एलिफेंट इन द रूम। लेक्चर वाले दिन जय मुझसे पहले ही हाल में पहुंच चुकी थी। टॉक शुरू होने में अभी कुछ मिनट्स बाकी थे। मैं पोडियम में आराम से कुछ स्लाइड्स रीअरेंज कर रहा था तो कुछ डिलीट कर रहा था, और फिर मुझे सिग्नल मिला कि शो स्टार्ट हो चुका है। लेक्चर के लिए मैं अपने चाइल्डहुड ड्रीम वाले कपड़े पहन के आया था। मेरी पोलो शर्ट के शॉर्ट स्लीव पर एक लोगो बना था जिसे वाल्ट डिज्नी के इमेजिनर्स ने पहना था, द आर्टिस्ट, राइटर्स एंड इंजीनियर्स जिन्होंने थीम पार्क फैंटेसीज क्रिएट की थी। मैंने खुद एज ए इमेजिनेटर 6 मंथ्स की हॉलिडेज स्पेंड की थी, जो मेरी लाइफ का हाईलाइट था। मैं अपने उस लाइफ एक्सपीरियंस को और खुद वाल्ट डिज्नी को एक ट्रिब्यूट पे कर रहा था। मैंने ऑडियंस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरे डैड मुझे बोलते थे कि रूम में अगर कोई एलिफेंट आ जाए तो उसे छुपाओ मत, इंट्रोड्यूस करो। अगर आप मेरा सीटी स्कैन देखोगे तो मेरे लीवर में कम से कम 10 ट्यूमर मिलेंगे। ये एक सच है और मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। तो हमें डिसाइड करना है कि हम किस सिचुएशन में कैसे रिस्पोंड करें। उस टाइम मैं हेल्दी फील कर रहा था और मुझे पता था कि मैं हेल्थी दिख भी रहा हूँ। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन शायद मैं उतना डिप्रेस्ड या टायर्ड नहीं लग रहा हूँ। मैं उन्हें ये नहीं जताना चाहता था कि मैं मरता हुआ आदमी हूँ, मैं तो बस मैं हूँ। द पेरेंट लॉटरी। मैंने पेरेंट लॉटरी जीती है। मैं विनिंग टिकट के साथ बोर्न हुआ था, जिसकी वजह से मैं अपने चाइल्डहुड ड्रीम्स पूरे कर पाया। मेरी माँ एक टफ ओल्ड स्कूल इंग्लिश टीचर थी। उसे बच्चों से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन थी। और मेरे डैड वर्ल्ड वार 2 के मेडिक थे, जिन्होंने बैटल ऑफ द बल्ज में अपनी सर्विसेज दी थी। उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप बनाया था ताकि वो इमिग्रेंट्स किड्स को इंग्लिश सिखा सके। इनर सिटी बाल्टीमोर में उनका ऑटो इंश्योरेंस का एक छोटा सा बिजनेस था।
मोस्टली उनके क्लाइंट्स बैड क्रेडिट हिस्ट्री वाले गरीब लोग थे जिनके पास रिसोर्सेस कम थे। तो मेरे डैड ने उन्हें रोड पे इंश्योरेंस देने के लिए ये बिजनेस खोला। एक तरह से मेरे डैड मेरे हीरो थे। मैं मैरीलैंड, कोलंबिया के एक मिडिल क्लास मिली में बड़ी कंफर्ट लाइफ जी रहा था। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि हमारे खर्चे लिमिटेड थे। जब मैं 2 साल का था और मेरी सिस्टर 4 साल की तो एक दिन मोम हमें सर्कस ले गई। फिर 9 साल की एज में मैंने फिर से सर्कस जाने की जिद की तो मोम ने कहा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम वहाँ पहले जा चुके हो। आज कोई माँ अगर ऐसे बोले तो ये बात थोड़ी ओप्रेसिव लगेगी, लेकिन उस टाइम ये चलता था। कुल मिलकर मेरा चाइल्डहुड बड़ा मैजिकल था। हम ज्यादा नहीं खरीदते थे, लेकिन जरूरत की हर चीज घर पे मौजूद थी। हमारे घर में कोई बेकार नहीं बैठता था, बल्कि हमें सिखाया गया था कि अगर खाली बैठे हो तो कुछ क्रिएटिव करो, डिक्शनरी खोलो, माइंड ओपन करो। 83 की एज में मेरे डैड को ल्यूकोमिया हो गया। उन्हें पता था कि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी बॉडी मेडिकल साइंस को डोनेट कर दी। हालांकि मुझे पता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों के पास एक लविंग मदर होगी जो उन्हें जिंदगी भर गाइड करती रहेगी। मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। हालांकि ये मेरे लिए इतना इजी नहीं है, बहुत पेन होता है सोचकर। और मुझे लगता है कि मेरे डैड भी खुश होते जैसे मैं अपनी लाइफ के ये लास्ट मंथ्स स्पेंड कर रहा हूँ। वो होते तो मुझे ये चीज भी रिमाइंड कराते कि सबसे जरूरी बात ये है कि बच्चों को मालूम हो कि उनके पेरेंट्स उन्हें कितना प्यार करते हैं, चाहे वो इस दुनिया में रहे या ना रहे। द एलिवेटर इन द रैंच हाउस। मेरी इमेजिनेशन हमेशा ही मेरे माइंड से ओवरफ्लो करती रही है। अपने हाई स्कूल के दिनों में मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती थी कि मैं अपने थॉट्स बेडरूम की वॉल्स पर उड़ेल दूं। मैंने अपने पेरेंट्स से इसकी परमिशन मांगी तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या ड्रा करना चाहते हो। मैंने कहा, जो चीज मुझे अच्छी लगती है। और बस मेरे फादर समझ गए। यही तो उनकी खास बात थी, उन्हें क्रिएटिविटी अच्छी लगती थी। वैसे मेरी मोम इस चीज को लेकर उतनी एक्साइटेड नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे मना नहीं किया। और मेरे बेडरूम की वॉल्स को उन्होंने कभी भी पेंट नहीं करवाया। मेरे उस घर से चले जाने के बाद भी मेरी माँ को रियलाइज होने लगा था कि लोगों को ये चीज बड़ी कूल लगती है और उन्हें लगेगा कि मेरी मोम कितनी कूल है जो उन्होंने मुझे ये सब करने दिया। तो जो भी पेरेंट्स हैं, उनसे मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे अपने बेडरूम की वॉल्स पे ड्राइंग करना चाहते हैं तो करने दे, उन्हें रोके नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं कितनी बार अपने चाइल्डहुड होम जा पाऊंगा, लेकिन जितनी बार मैं उन दीवारों को देखता हूं, मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगता हूं जिन्होंने मुझे पेंट करने की परमिशन दी, और मैं इसी तरह खुद को लकी फील करते और खुशी खुशी सो जाता हूं। गेटिंग टू जीरो जी। मैं जब ग्रेड स्कूल में था तो मेरे स्कूल के कई बच्चे एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते थे। मुझे छोटी एज से ही पता चल गया था कि नासा मुझे नहीं लेगा क्योंकि मुझे ग्लासेस लगे थे। वैसे मुझे एस्ट्रोनॉट बनने का कोई खास शौक नहीं था, मुझे तो बस फ्लोटिंग अच्छी लगती थी। नासा के पास एक प्लेन था जिसके अंदर जाकर एस्ट्रोनॉट्स को जीरो ग्रेविटी की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। ये परबोलिक आर्क करता था और हर आर्क के टॉप में आपको वेटलेसनेस का एक्सपीरियंस होता था। मुझे अपना ड्रीम सच होता लगा जब मुझे पता चला कि नासा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जहां कॉलेज स्टूडेंट्स प्लेन में एक्सपेरिमेंट के लिए अपने प्रपोजल्स सबमिट कर सकते थे। 2001 में कार्नेगी मेलन से हम स्टूडेंट्स की एक टीम ने वर्चुअल रियलिटी पर अपना एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया। पूरी टीम में सबसे ज्यादा एक्साइटेड अगर कोई था तो वो मैं था। लेकिन प्रोसेस के लास्ट टाइम में एक बैड न्यूज मिली।
नासा ने क्लियर कर दिया था कि किसी भी हालत में फैकल्टी एडवाइजर स्टूडेंट्स के साथ नहीं आएंगे। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी और इसलिए मैंने पूरे प्रोग्राम के बारे में काफी केयरफुली पढ़ा ताकि कोई लूपहोल मुझे मिल जाए, और मुझे मिल गया। नासा हमेशा गुड पब्लिसिटी के चक्कर में रहता था, तो इसलिए वो स्टूडेंट्स के साथ एक जर्नलिस्ट को अलो कर सकता है। मैंने नासा के एक ऑफिशियल को फोन करके उसका फैक्स नंबर मांगा और उससे बोला कि मैं सारी इंफॉर्मेशन न्यूज वेबसाइट पर डाल दूंगा और वर्चुअल रियलिटी की फिल्म शूट करके बाकी जर्नलिस्ट्स को भी भेज दूंगा। मेरी बात सुनकर उस ऑफिशियल ने मुझे अपना फैक्स नंबर दे दिया। यहाँ मैंने एक लेसन सीखा, आपके पास ऑफर करने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए ताकि लोग आपको ज्यादा वेलकम करें। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया था कि अगर इरादे स्ट्रोंग हो तो रास्ता कहीं से भी निकल सकता है।